हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हममुराबी टैबलेट एक उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं परभणी डिस्ट्रिक्ट में। और अभी मेरे साथ है एडवोकेट LG दीवान सर। उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्रिमिनल साइड कैसे चल रही है परभणी कोर्ट में। तो सबसे पहले दीवान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। सर, आपको मैं पूछना चाहूँगा कि बेल एप्लीकेशन जो होता है वो किस तरह से यहाँ फाइल होता है? बेल एप्लीकेशन जो रहता है ना, वो उसके कैटेगरीज ऑफेंस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में स्टेट वे आरोपी जो रहता है, अभियुक्त जो रहता है, वो बेल के लिए एंटाइटल रहता है, यानी उसका अधिकार रहता है बेल। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी पुलिस स्टेशन में बेल दे सकती है आरोपी को, बेलेबल ऑफेंस में, और कोर्ट भी दे सकता है। तो बेलेबल ऑफेंस में कैसा रहता है, जो ऑफेंस बेलेबल है अंडर CRPC, उसी में बेल एप्लीकेशन बहुत आसानी से मिलता है। ओके। और दूसरा जो कैटेगरी है उसमें, दैट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। इन नॉन बेलेबल ऑफेंस द पुलिस आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिलीज द एक्यूज ऑन बेल। द ओनली कोर्ट इज एम्पावर अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC to enlarge the accused on bail on certain condition. करेक्ट। And in non-bailable offence also, the session court has special power under section 439 of CRPC regarding special power regarding the bails. So these are the particularly when the accused persons are arrested or produced before the court. But in non-anticipatory bail, that is what the other part I will tell in my interview in the latter part on the next question. सर, व्हेन वी फाइल, ये जो बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं हम सेशंस कोर्ट में, तो इसका फाइल करने के बाद अंदाजन क्या समय में वो पूरा एप्लीकेशन डिसाइड होता है? अभी रिसेंट उसमें अमेंडमेंट आया है मैनुअल में। देयर इज रिसेंट अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 2022 in criminal manual. Now bail application should be decided within 7 days from the filing of say of the prosecution. 7 days? 7 days, yes. That is the mandatory provision. This is the mandate which was imposed by the legislature. इसका पालन हो रहा है? अभी बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज आई एम नॉट कमेंटिंग। सिर्फ ओपिनियन पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट नहीं मांगूंगा। कैसा है कि उतना उसमें नहीं हो रहा है। ओके, व्हाट आफ्टर। ओके सर, इसी तरह से जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, जो अप्रीहेंड होता है जब अक्यूज को कि शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, तो उसके बारे में जरा हमको कुछ बताइए ना सर। अभी एंटीसिपेटरी बेल का ऐसा है कि उसके लिए फर्स्ट कैटेगरी है कि तुम्हारे खिलाफ क्राइम दाखिल करना मैंडेटरी नहीं है। समझो, अगर आपको अप्रहेंशन है तो अपन बेल और तुम्हारे खिलाफ अगर ऐसा आपको आशंका है आपको कि तुम्हारे खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज हो रहा है या रजिस्टर हो गया है, ऐसी सूरत में तुम 438 CRPC की तरफ हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, यानी दोनों कोर्ट को कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन है, वहां बेल एप्लीकेशन दे सकते हैं। और तुम्हारे खिलाफ अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर हुआ तो भी तुम 438 CRPC की तरफ बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हो सेशन कोर्ट में। वो भी बेल पिटिशन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ से ऑफ प्रोसिक्यूशन वो डिसाइड होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो 7 days का जो आया है वो बेल एप्लीकेशन एज वेल एज एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन के वास्ते आया है। अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है वो क्रिमिनल मैनुअल में। ओके 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 सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो रिवीजन एप्लीकेशन फाइल होते हैं सेशंस कोर्ट में, तो अंदाजन से इसको कितना टाइम फ्रेम लगता है डिस्पोजल को? रिवीजन एप्लीकेशन तो फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आदमी, वैसा तो हर कोई भी हियरिंग है वो एक्सपीडियंटली होना चाहिए। अभी कैसा है कि एडजर्नमेंट का प्रोविजन है 309 में CRPC में, लेकिन एडजर्नमेंट कैसा है, जब अगर कोर्ट फील करता है कि देयर वाज डिले इन जस्टिस इन प्रोवाइड अफोर्डिंग जस्टिस, ऐसी सूरत में अगर एडजर्नमेंट का एप्लीकेशन आता है वो तो कोर्ट रिजेक्ट करता है। वैसे ऐसा कानून नहीं है कि रिवीजन एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड विद इन दी प्रिस्क्राइब पीरियड। लेकिन रिवीजन पिटिशन का कैसा रहता है, रिवीजन को बहुत नैरो स्कोप रहता है, वो बहुत जल्दी डिस्पोज होना चाहिए। जैसे कि 397 का प्रोविजन है, रिवीजन का भी कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन है क्रिमिनल में, वो हाई कोर्ट को और सेशन कोर्ट को, ऐसा है। वो जल्दी से जल्दी एक्सपीडियंटली होना चाहिए वो।
अच्छा। और उसका स्कोप ऐसा है कि ओनली लीगलिटी, प्रॉपर्टी और करेक्टनेस उसका देखना चाहिए ऑर्डर का, और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं होता। करेक्ट। वो है, देयर इज अ बार अंडर सेक्शन 397 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। अच्छा। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कैनॉट बी रिवाइज बाय द एनी कोर्ट, ओके। ऐसा मैंडेट है वो। तो और सर ये जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन आते हैं हाँ, उसके बारे में उसका कैसा क्या है? अपील अगेंस्ट कन्विक्शन का है प्रोविजन है 374, 374। ये है फर्स्ट अपील फॉर कोर्ट। आई एम कोटिंग एग्जांपल, इफ जेएमएफसी कन्विक्ट एनी accused करेक्ट। with he should prefer the appeal within 30 days to the court of session. If session court convict the accused, he can prefer the appeal to the court of high court within 60 days. And state also prefer the appeal against acquittal under section 378 of CRPC. Even a victim can prefer the appeal under section 372 of CRPC. These are the categories of appeal. ओके सर, जस्ट आस्किंग, टाइम डिस्पोजल अंदाज से क्या होता है इसका? टाइम का इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से इन रिस्पेक्ट ऑफ एक बरस 2 बरस ऐसा कोई भी? देयर इज नो मैंडेट, Okay. there is no mandate, and during the huge pendency of the court, the time is I cannot express my opinion about the time. सर, परभणी में सेशन कोर्ट में एनडीपीएस का सेपरेट कोर्ट है? No, there is no separate court in the NDPS. तो फिर उसका फिर एनडीपीएस के हाँ, अंदर you are right, because NDP is a special law. Therefore, High Court ought to have frame or establish a special court regarding. But so far as the Parbhani's position is concerned, there were very few cases of NDPS. अच्छा अच्छा अच्छा। Therefore, it might have been not established a special court or ad hoc court for the purposes of NDPS. ओके सर, पॉक्सो के लिए सेपरेट ये कोर्ट है? सेपरेट कोर्ट है, इट इज सेपरेट कोर्ट। वो मतलब विथ ऑल दैट वो शीट लगाना या वो पर्दा वगैरह जो है? Yes, all mandatory provisions are followed while conducting the post-court trial. ओके Yes. सर, ये जो सेशंस ट्राइबल केस है जो फंडामेंटली सेशंस में ही आते हैं, हाँ, उसमें कितना डिले है या कितना टाइम है डिस्पोजल का उसका? डिस्पोजल का ऐसा है कि देर आर सम रीजन, सपोज दी जेल अथॉरिटी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द एक्यूज, इफ द जेल्स आर प्रोड्यूसिंग नॉट द केसेस आर जन, विटनेसेस आर रिलक्टेंट टू कम बिफोर द कोर्ट बिकॉज देयर वाज नो प्रॉपर सर्विस टू देम. करेक्ट. This is one of the reason for delay. Secondly, sometimes huge pendency of the court. So court is not able to record the statement of the witnesses. These are the obvious reason which I find that there is a delay in conducting the trial. एक जनरल, अभी इतने बरस के आपकी प्रैक्टिस है तो एक ये पूछना चाहूँगा कि समझो केस एक बार शुरू होती है, लाइक गिल्टी नॉन गिल्टी प्ली हो गया, इशू हो गए फ्रेम और पहला विटनेस आया, उसके बाद तकरीबन वो कितना टाइम लॉ जाता क्या है? कहता है कि डे टू डे हियरिंग ठेकूस, लॉ कहता है, लॉ कहता है कि एक बार ट्रायल तुम्हारा शुरू होगा, कि अभी जब मैं प्रैक्टिस शुरू करता, आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 1984, उस वक्त कैसा है कि समझो सेशन कोर्ट में हियरिंग फिक्स हो गई तो उसका प्रोग्राम फिक्स होता था, प्रोग्राम फिक्स हुआ तो वो उसी दिन उसको आज का कल, कल का परसों ऐसा रखे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा. अब कभी कभी कैसा है, उसमें भी कैसा है, एक कैटेगरी है, एक समझो 100% ट्रायल है कि जो आदमी जेल में है उसको बेल नहीं दिया कोर्ट ने तो उसका ट्रायल एक्सपीडियंटली चलना चाहिए, वो फेयर ट्रायल है, उसका राइट है वो, क्योंकि उसकी लिबर्टी कर्टल होती, बराबर है, उसकी केसेस जल्दी निकालना चाहिए, एनी डिस्पोज होना चाहिए, ऐसा है. सर यहाँ पे 138 के केसेस का क्या क्वांटम है? बहुत केसेस है और बहुत पेंडिंग है, अच्छा, बहुत पेंडेंसी, और उतना फास्ट डिस्पोजल नहीं है हमारे परभनी में 138 का. अच्छा, बहुत बहुत कम है, और इतने केसेस है बहुत, मैं देखता हूँ कि बहुत केसेस है, और स्पेशल कोड भी नहीं है हमारे पास. हाँ, मैं वही क्वेश्चन पे आने वाला था कि स्पेशल कोई स्पेशल नहीं है. 138 का कोड है क्या नहीं, आपके यहाँ? नहीं है, होना चाहिए लेकिन नहीं है. अच्छा सर, डीवी केसेस का क्वांटम क्या है? डीवी केस में भी बहुत डिले होता, बहुत डिले है हमारे यहाँ डीली केसेस में. अभी मैंने जो करा चला है तो 4-5 साल चल रहे. डीवी में सेक्शन 12 है, 12 में सेक्शन 5 है, उसमें मैंडेट दिया है लॉ ने कि
कि आरोपी गए प्रतिवादी उसमें हाजिर होने के बाद उसका से आने के बाद विद इन 60 डेज वो केस डिस्पोज होना चाहिए, ऐसा क्लियर कट प्रोविजन है डीबी में, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या करते उसको? वो तो आपका बिल्कुल सही कहना है, वो कहीं भी वो प्रोविजन का पालन हो नहीं रहा हो रहा नहीं, है। किधर हो रहा? सर ये 498 ए के कितने केसेस हैं? अभी 490 का केस का थोड़ा कैसा है, केसेस बहुत ही नहीं, उसमें उसका फोर्स निकल गया क्योंकि उसमें एक अर्नेश कुमार का जजमेंट आ गया। अर्नेश कुमार ने उसमें कहते कि उन्होंने उसमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, 498 ए में। उसमें कैसा है कि तुम नोटिस देके छोड़ दो, अच्छा। क्योंकि वो प्रोविजन कैसा है कि जो केस में 7 साल के कम सजा है उसके लिए उन्होंने सेक्शन 41 जो है 41 ए बी सी डी डी के जो अमेंडमेंट आ गए सीआरपीसी में, वो है अरेस्ट के, यानी कि जिस केस में 7 साल के पहले सजा है उसमें पुलिस ने अरेस्ट करना उसका जरूरी नहीं है। उन्होंने देखना कि वो गुनाह कैसा है, अगर उसको अरेस्ट करना जरूरी है क्या, वो क्या भाग सकता है क्या, वो क्या हिस्ट्री सीटर है क्या, नहीं तो किसको भी उठाया और किसको भी डाल दिए, ऐसा नहीं है। वो अर्नेस्कर का जजमेंट है, उसमें उन्होंने गाइडलाइन दिए और वो फॉलो हो रहा। अच्छा। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि एंटी करप्शन के केसेस अपने यहाँ है? बहुत है और उसकी भी ह्यूज पेंडेंसी है उसमें, लेकिन उसमें कैसा है बहुत लेंथी रहता कि एक विटनेस दिन भर चलता उसमें बहुत, और उसमें का क्रॉस, उसमें की चीफ एग्जामिनेशन चीफ इतनी डिटेल है कि वो कैसा रहता मालूम। और कोर्ट को कैसा है कि एक ही काम नहीं ना, कोर्ट को बहुत सारे केसेस रहते हैं, वो भी केस देखना पड़ते हैं, अर्जेंट दूसरे वर्क रहते हैं, कोई दूसरे बहुत रहता हमारे यहाँ कोर्ट में, तो उसमें से थोड़ी हाई पेंडेंसी उसकी, मतलब लेकिन ज्यादा नहीं है, हाँ। ज्यादा नहीं, थोड़ी है। तो मतलब आपके कहने से मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि कोई स्पेशल कोड नहीं है एंटी करप्शन, स्पेशल कोड नहीं, स्पेशल कोड नहीं, नहीं एंटी करप्शन परमानी में तो नहीं है। ओके। अभी एक सवाल ऐसा है कि बेसिकली ये जो सवाल है वो दैट इज़ फॉर ऑल द जो देखने वाले हैं जिनकी केसेस बाहर से आएंगे कि क्या बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल, रिवीजन, क्या ये इंग्लिश में फाइल हो सकता है परभणी कोर्ट में? बहुत अभी तक तो अभी मराठी शुरू हुआ है, बट अभी लेकिन बहुत सारे इंग्लिश में क्या हमारे यहाँ, हाँ इंग्लिश। लेकिन आर्गुमेंट अभी 5 साल का एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, पहले मैं भी इंग्लिश में आर्गुमेंट करता था, लेकिन अभी 10 साल में देख रहा हूँ मैं कि मराठी में चल रहा है सब, ओके। अपनी एक रीजनल लैंग्वेज, ओके, लेकिन फाइल कर सकता है, फाइल अगर कर सकते हैं, somebody, कोर्ट लैंग्वेज है ना, इंग्लिश मराठी हिंदी नहीं जमता यहाँ, इंग्लिश इंग्लिश और और मराठी में जमता क्योंकि लैंग्वेज है, कोर्ट लैंग्वेज है यहाँ की। वो एक सवाल अभी मैं बेल के पे यहाँ पे पूछने को भूल गया कि बेल और एंटीसिपेटरी बेल का जब हम लोग एप्लीकेशन कोर्ट में करते हैं तो उसका असाइनमेंट कैसे होता है, कैसे अभी जज कैसा है साहब को बेल होता है? एप्लीकेशन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक बेल ऑर्डर का कोड डिजिनेटेड होता है हर महीने को, हाँ, हाँ। यानी कि रोटेशन से, अभी समझो इनो है हाँ, तो ये महीने में इनो है, दूसरे महीने में ये, ऐसा रहता है। ओके, हाँ, तो वो रोटेशन से चलता है रोटेशन आपके से यहाँ? चलता है हमारे यहाँ परभणी की सिस्टम। अच्छा, इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। अभी ये एक है जो ऑर्डर्स पास होते हैं कोई भी, तो वो मराठी में पास होते हैं, इंग्लिश में पास होते हैं? इंग्लिश में, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में, मराठी में बहुत रेयर। अच्छा, इंग्लिश में ज़्यादा पास होते हैं? यस। ओके। एक मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि अभी जैसे क्रिमिनल केसेस में कई बार ऐसे होता होगा कि बहुत अलग अलग सेगमेंट्स के यहाँ पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो समझो अगर ऐसी कोई एक केस है जहाँ पे जो है वो लोग सिर्फ नेटिव लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं जो उनकी भाषा जानते हैं, तो जब भी एविडेंस चालू होता है उस वक्त अगर वो विटनेस ऐसे कहता है कि मुझे ना मराठी आती है ना मुझे इंग्लिश आती है, मुझे तो फॉर एग्जांपल मेरी कोई भाषा आती है, उसमें कैसा होता है फिर उसमें इंटरप्रीटर है? मेरा एक उदाहरण देता हूँ, मेरे केस में क्या था, एक जो मेरा आरोपी था वो डिफ और डम था, यानी मुका था, उसको बात नहीं करनी थी, ये बात मुझे भी मालूम नहीं थी। अब जब कैसा होगा कि उसका 3 से 13 का स्टेटमेंट होने लगा तो वो बात नहीं कर रहा, तो साहब गुस्सा करे मेरे पे, मैंने बोले तुमने बोले क्यों नहीं मेरे को, तो मैंने सॉरी सर, आई एम नॉट नोइंग दैट ही वाज डिफ एंड डम। तो फिर क्या करे कि उसका जो
एक इंस्ट्रक्टर रहता, उसका एक्सपर्ट रहता, तो उसके एक्सपर्ट के जरिए उसका स्टेटमेंट लेते। समझो एक तेलुगु था आदमी, एक मेरे केस में उसको मराठी नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था, अंग्रेजी नहीं आता था, तो एक तेलुगु वाला आदमी लाए हमारे कोर्ट में का, तो वो भी तेलुगु था, उसको तेलुगु आता था, वो तेलुगु को उसको वो बताता था, और वो हिंदी में और मराठी में बताता था हमारे साहब। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बनते। उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर, एविडेंस बाय इंटरप्रेटर, वो है प्रोविजन 118 एविडेंस एक्ट। तो ये जो सर अभी आपने कहा कि ये जो तेलुगु में जो साहब आए थे, तो उनको मतलब कोई स्पेशल ऐसा कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि आप एज ए इंटरप्रेटर हो? कोर्ट कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। ओके, कोर्ट कैन। ओके सर, मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे पहले तो साइबर क्राइम के केसेस लॉन्च होते हैं क्या? बहुत कम। यहाँ पर सेल है लेकिन बहुत कम। कॉपीराइट एक्ट बहुत कम, 292 बहुत कम। ओके, वेरी रेयर केसेस। तो ये सेल कहाँ पे है सर साइबर क्राइम? एसपी ऑफिस में। एसपी ऑफिस में साइबर क्राइम केसेस का सेल है। स्क्वाड है वो। ओके ओके ओके। एमसीओसी के केसेस, सीबीआई के केसेस हैं यहाँ पे अपने यहाँ सेशन कोर्ट में? नहीं। अच्छा, बहुत कम। मैंने तो देखा नहीं कभी सीबीआई। ओके। सर, पेंडेंसी कैसी है जेएमएफसी कोर्ट में आपके अंदर से? बहुत है पेंडेंसी, काफ़ी है, बहुत है। ओके, एक और सवाल पूछूंगा कि एक जेएमएफसी कोर्ट जो है उसके अंडर कितने पुलिस स्टेशंस हैं? अभी समझो कैसा है, हमारे यहाँ का अलॉटमेंट लेटर रहता है, अलॉटमेंट जो रहता है वो सीजीएम के हाथ में रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस स्टेशन लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट का जो रहता वो अलॉटमेंट रहता सीजीएम के पास। समझो अभी नाननपेल पुलिस स्टेशन यहाँ राउत मैडम के पास है, कोतवाली पुलिस स्टेशन तिखी साहब के पास है, दैटना पुलिस स्टेशन सिंधा अली मैडम के पास है, ऐसे रोटेशन रहते। वो पुलिस स्टेशन का रिमांड वहीं जाता। लेकिन एक एक रहता है कि दो दो पुलिस स्टेशन? नहीं, एक ही है यहाँ पर। एक जेल में 7 जजेस है ना यहाँ पर। अच्छा, तो हिसाब से सबको एक एक मिलता है। अब ये सवाल जो है, ये आपकी सीनियरिटी और इतने बरस का आपका एक्सपीरियंस है, इसमें आपने कई तरह के अलग अलग बहुत विचित्र केस देखे होंगे। तो कोई एक केस ऐसा आप हमें बताइए, बिना नाम लिए, बिना कोई भी नाम नहीं चाहिए हमें, लेकिन एक ऐसा केस जो आपके मन में रह गया, उसकी कोई खासियत थी, वो बताइए। खासियत में कैसा था कि ये मेरे पास एक औरत आई, तो मैंने उससे औरत का 125 का केस दाखिल करा। वो औरत मुकी थी, डिफ एंड डम थी, मुझे मालूम नहीं था। वो हमने 120 आई हैव ड्राफ्टेड द पिटीशन अंडर इंग्लिश में, वो इंग्लिश में मैंने ड्राफ्ट करा और दाखिल करा। वो उसने थंब इम्प्रेशन करी, यानी अंगूठा करी, निरक्षर थी वो। उसके बाद में उसमें रिस्पोंडेंट की तरफ से कैसा हो गया, वो रिस्पोंडेंट उसका पुलिस था मर्द, और उसको मालूम था ये औरत गूंगी है करके, सब मालूम था। उन्होंने, उनके वकील थे एसजी सारडा, उन्होंने हाजिर हुए। अभी कैसा हुआ कि वो मैटर एविडेंस को लग गया। एविडेंस को लगने के बाद फिर उसका एविडेंस कैसा रिकॉर्ड करना, तो मैंने उसको क्या करा, उसकी जो अम्मा थी, मदर थी, उसको बुलाया। तो मैंने पूछा उसको, भाई ये कौन है? तो तीनों भाई ये कुंकू है, यानी ही इज हस्बैंड। ऐसा खुना से बाय साइंस और बार भी, यानी शादी कब हुई, फिर शादी हुई, फिर कहाँ घर को आए, घर को आने के बाद क्या होगा, बच्चे हो गए, मारना, ऐसा ऐसा मार रही थी वो, बता रही थी मेरे को हाउ बाय स्टिक। तो ठीक, ये ऐसा करके मैंने उसका एविडेंस लिया। अब मैंने तो एविडेंस लिया, वो सारडा साहब बोल कि मैं क्रॉस कैसा करूं? वो क्रॉस इज नहीं करे, वो क्रॉस नहीं होगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा, मैटर इज कंपाउंडेड। वो चली गई औरत उसके घर को। ये मेरे एक केस, ऐसे तो मेरे बहुत केस चला है, लेकिन ये केस मेरे ऐसा स्मरण में है। नहीं, ये एक्चुअली सर आपने जो बताया, ये बहुत एक तरह से एक यूनिक केस भी है, कि इसमें एक क्या कहते हैं, आपका जो स्किल है वो स्किल का पूरा टेस्टिंग हुआ कि गया। तो मैं खुद ही परेशान हुआ था कि बाबू उसका एविडेंस कैसा लूं मैं,
मेरे को मालूम होगा ना क्या करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। नहीं तो सर, दीवान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मेन तो जो आपने आपका ये केस बोला है, हाँ। मेरे हिसाब से एक डम और डेफ के मैटर में आपने इतना अच्छा किया है, तो शायद इसमें से जो कई हमारे जूनियर लॉयर है वो सीखने चाहिए कि बोलने वालों से तो हम अच्छा ट्रायल कंडक्ट करें। एक बात मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, मैं अभी मेरी अभी आई एम क्रॉसिंग 68 ईयर्स। जूनियर का कैसा है कि लैक ऑफ रीडिंग, लैक ऑफ राइटिंग, ये बहुत है कि रीडिंग का हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ हमारे प्रोफेशन में रीडिंग बहुत जरूरी है। मतलब कैसा है कि वो कैसा है, जिज्ञासु होना वकील, जिज्ञासु बोले तो हर तरफ का नॉलेज उसको होना, उसको मेडिकल का नॉलेज होना। तो एक दूसरी एक बात ऐसे, एक मिनट लेता हूँ आपका। हाँ जी, हाँ जी। कि एक मेरे पास एक 306 का केस आया, उसमें एक सुसाइडल नोट थी। तो सुसाइडल नोट में उसमें लिखा था, तो उसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आया था। तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट में आने के बाद उसमें जो क्रॉस करने का था वो पेन प्रेशर, पेन होल्डिंग, यानी तुम पेन कैसे पकड़ते, कैसे पकड़ते, वो डिफरेंस है। पेन प्रेशर, पेन होल्डिंग, लेटर्स, क्रेयोस, यानी उसके अपन रेक कैसा मारते उसमें ऐसे। तो उसमें से पता चलता कि वो एक्सपर्ट वो और उसमें कैसा था, वो जो सुसाइडल नोट थी वो पैंट के पॉकेट से जब्त हुई थी। अच्छा। और उसमें जो तारीख लिखी थी तो 1 महीने की थी, पहले 1 महीने की तारीख थी, यानी कि 5/11/2012 को वो लिखी थी और 5/12 को 2011 को उसने सुसाइड किया था। तो 1 महीना जो नोटिस थी वो कागज ऐसा कोरा के कोरा, ऐसा जैसे कि तुम्हारा कागज है वैसा कागज था। लेकिन मैं उसको पूछा औरत को कि भाई तुम्हारे शहर के कपड़े धोती होगी कि नहीं, कितने दिन को धोती हो, रोज धोती। तो तुमने कभी जेब में देखती थी क्या कभी? बोली जेब कभी नहीं देखती थी। बोले मैं अब समझो, तुमने अपन कपड़े देते धोने को तो अपन जेबा देखते ना, उसमें है क्या कुछ बराबर, तो उसके बाद ही धोने में डालते। हाँ। ऐसा एक क्यों कहते गैबा मैंने समझो कि फॉरगेटिंग तो डाल दे। लेकिन मैं बोला अगर तुमने देखी भी नहीं है तो भीग के तो वैसा कागज साफ नहीं रहता ना, ऐसा कैसा रहेगा वो पॉइंट मेरा काम है। और उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया उसको। तो ये केस है। यस। तो दीवान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।